अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो आपका लेक्चर है प्रोजेक्ट 2 का, आपका ये लेक्चर है। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देख रहे थे जो कि आपके प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी हैं। पहले हमने फ्रंट एंड की बात की। फ्रंट एंड में आपने तकरीबन वो सारी चीज़ें पढ़ ली। वी डिस्कस द बूटस्ट्रैप इन आवर फर्स्ट ट्यूटोरियल, आवर फर्स्ट लेक्चर। तो उसमें हमने आपको ये बताया कि आपने कैसे अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आपने मोबाइल फ्रेंडली कैसे बनाना है। सो एंड आफ्टर उसके बाद हमने ये देखा कि आपने बैक एंड फंक्शनैलिटीज़ जो है अपनी वेबसाइट में ऐड जब करनी है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी। तो सबसे पहले हमने बात की थी PHP की। आपके कुछ लेक्चर्स से हम PHP पे बात कर रहे हैं। तो PHP में मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे फाइल को PHP के साथ अपने डॉक्यूमेंट में कैसे PHP का कोड लिखना है, फिर उसको आपने कैसे PHP को इंस्टॉल करना है, कोड लिखना है, फिर उसको कैसे आपने रन करना है। फिर PHP के डिफरेंट आगे हम जो है टॉपिक्स के जो आपके प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इस्तेमाल होंगे वो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो आपका टॉपिक है PHP का, वो हमने इसको 2-3 चीज़ों का इसमें ओवरव्यू लेंगे जो कि आप के प्रोजेक्ट के लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम PHP की कुछ बात करेंगे। उसके अंदर आप जो है फॉर्म्स की बात करेंगे कि आपने फॉर्म्स को कैसे हैंडल करना है, क्या फॉर्म्स होते हैं PHP में। और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ PHP ऊप आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे या आपने पढ़ ली होगी कि आपने कैसे ऊप पे काम करना है। ऊप की मदद से आप PHP में काम करते हैं। फिर हम डेटाबेस का कुछ कंसेप्ट देखेंगे। डेटाबेस जो है उसका आपके जो वेबसाइट डेवलपमेंट में कैसे काम है, क्या है डेटाबेस, कैसे वर्क करती है, और ये इसके रिलेटेड आपके पास क्या क्यूरीज होती हैं और इसमें टेबल्स क्या होते हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद आपकी डेटाबेस क्यूरीज की बात होगी। तो ये सारा हम इसमें अब देखते हैं आपके इस लेक्चर के अंदर के क्या है। द फर्स्ट जिसके हम बारे में बात करें, आपके पास PHP फॉर्म्स हैं। अच्छा, PHP फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो आप जब भी अपने वेबसाइट बनाते हैं तो आपको कुछ फॉर्म्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि आपने एक लॉगिन फॉर्म बनाना है जिसमें आप यूज़र नेम उसका गेट करेंगे, यूज़र नेम, ठीक है, और आगे यूज़र नेम। इसके आगे आपके पास एक बॉक्स होगा, आप इसमें बॉक्स लेंगे और ये आपको हो गया। उसके बाद आप पासवर्ड लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट लिखता हूँ PSW, ठीक है। और ये आप इस तरीके से जो है फॉर्म बनाते हैं। और आप अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप नेम, ईमेल, या अगर यहाँ पे आप करवाना चाहें मतलब एडिशनल तौर पर अपनी ईमेल अगर करवाना चाहते हैं। ठीक है, आप ईमेल करवाना चाहते हैं तो ये आपका एक जो है फॉर्म हो गया। आप ये फॉर्म जो है आपने लिखना है HTML के अंदर, आपके फ्रंट एंड के हिस्से के अंदर आए। लेकिन अब आपने मसला यहाँ पे ये है कि आपने इस फॉर्म को हैंडल कैसे करना है। असल प्रॉब्लम ये है
आपने जब यूज़र आएगा यहाँ पे जो है डाटा इंटर करेगा, इसके अंदर यूज़र नेम करेगा, यहाँ पे आपके पास जो है पासवर्ड देगा और यहाँ पे ईमेल जो है वो इंटर करेगा। अब क्या सिस्टम को क्या करना चाहिए कि जब यूज़र इसके अंदर अपना नेम इंटर करे, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करो कोई यूज़र नेम करता है ए और यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी हो सकता है 1 2 3 और ईमेल कुछ हो सकती है, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, कुछ भी मतलब आपकी ईमेल जो है वो हो सकती है। अच्छा चलिए जी, mail.com, ठीक है। अच्छा ये आपकी मेल होगी। अब ये जो डाटा है, जब यूज़र जो है यहाँ पे टाइप सबमिट, एक आपके पास यहाँ पे बटन होगा जो कि आपका सबमिट होगा, सबमिट के नाम का आपका बटन होगा। ये आपका एक छोटा सा जी फॉर्म है, ठीक है। अब आपका जब यूज़र जो है ये सारी चीज़ें इंटर करके और जब सबमिट पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, आपका जो आपने अब जो PHP में इसको हैंडल करना है, आपने इसको यहाँ पे एक्शन लिखना है। एक्शन मीन है कि आपने इस पेज, ये आपका पेज है, इस पे आप इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये आपने वहाँ पे वो पेज लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे welcome.php जो भी एक पेज का नाम है। और सेकंड थिंग जो आपने यहाँ पे लिखनी है, आपने यहाँ पे एक मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। ये जो मेथड है ये यहाँ पे इन्होंने पोस्ट लिखा हुआ है। पोस्ट का मतलब है कि आप जो है उसकी बॉडी के अंदर लिख कर भेज रहे हैं जो चीज़। और एक इसका मेथड होता है गेट मेथड होता है। ये बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट है और उसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक मेथड आप जो है गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे गेट का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका ये होगा कि आप जो क्यूरीज होती हैं उसको आप HTTP रिक्वेस्ट के साथ आप जो है URL के अंदर आप वो आपको नज़र आती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अक्सर देखें, आपको URL में एक कोड सा लिखा नज़र आ रहा होता है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें वहाँ पे जो हैं नज़र आ रही होती हैं URL के अंदर। तो वो आपका कौन सा रिक्वेस्ट होती है, आपके पास जो है गेट का मेथड आप उसमें यूज़ करते हैं। और इसके अलावा पोस्ट का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। ये आपकी नीड है, जो भी आप यूज़ करना चाहें, दोनों के अंदर फ़र्क आपको पता होना चाहिए। फिर आपने अपने जो है वेबसाइट के मुताबिक जो है इसको यूज़ करना है। उसके बाद बात आ गई ये आप ये सारी चीज़ें जो हैं आपने उसी तरह लिखनी है। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्म है ये जो है PHP की फंक्शनैलिटी आप फॉर्म्स के अंदर ऐसे ऐड करेंगे। अब आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर फॉर्म्स की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं आपने इस तरीके से ऐड करनी है। जितने भी आप कम्प्लेक्स फॉर्म होंगे आपने कुछ नहीं करना, सिंपल उसका एक एक्शन करवाना है, जो भी पेज पे जिस पे आप एक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है, कि मतलब आपका जो है ये कहाँ पे जाए। और जो आपने मेथड जो है वो डिफ़ाइन करना है, खा वो मेथड गेट हो या पोस्ट हो, वो आपने अपनी मर्ज़ी से या आपकी जो उसकी नीड है आपने उसको देखते हुए, वेबसाइट को देखते हुए इस पे काम करना है। तो यहाँ तक बात आ गई आपकी फॉर्म्स की कि आप अपने फॉर्म्स को कैसे हैंडल करना है। अब नीचे चलते हैं हम PHP ऊप। अच्छा, ये जो मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं मैं आपको दे रहा हूँ आपकी गाइड के लिए, ताकि आपको चीज़ों की पता हो जाए कि हमने चीज़ें कैसे यूज़ करनी हैं। अब PHP ऊप मेरे ख्याल में ऑलरेडी आप ऊप का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको ये जनरल कॉन्सेप्ट दूंगा कि ताकि आप जो है अपनी वेबसाइट के अंदर ऊप की जब आप कोडिंग करें ताकि आपको ये पता हो कि हमने ऊप पे भी कोडिंग करनी है और आपने किस तरीके से जो है कोडिंग अपनी करनी है। अच्छा, ऊप क्या है जी? ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अगर हम बात करें आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन कि आप हर चीज़ को रियल टाइम में एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। आप हर चीज़ को, इसमें क्लासेस का कंसेप्ट है, आपने हर चीज़ को जो है एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है।
किसी भी चीज़ का आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर हमारे पास एक क्लास है, ये फ़र्ज़ करो एक बॉक्स है क्लास, और ये है फ्रूट की, मतलब हमने एक जनरल क्लास बनाई जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, फ्रूट। ये आपको जस्ट समझाने के लिए, ये आपके पास एक क्लास है। अब आपने एक क्लास बना ली, ठीक है। आपने जब भी प्रोग्रामिंग करते होंगे, ऊप अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्लास का कंसेप्ट आपको होगा। अच्छा, आपने क्लास बना ली तो आपके पास ये अब एक क्लास बन चुकी है। अब आपने एक इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। एक क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, आप जो है एप्पल लिख सकते हैं। फर्स्ट करो मैं सिर्फ ए नाम लिखता हूँ कोई भी चीज़ का, ठीक है। इस क्लास का जो है ऑब्जेक्ट एक हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट है जी, ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है एक ए हो सकता है, मतलब आपके पास जो है वो, अच्छा जी, आपके पास जो है इसका जो है आपके पास हो सकता है जी एक ए हो सकता है, और उसके बाद आपके पास इसका जो है एक हो सकता है ऑब्जेक्ट। फर्ज करो मिसाल के तौर पर ये फ्रूट की है तो आप यहाँ पे बनाना ले सकते हैं, ठीक है। और भी जो डिफरेंट आप लेना चाहें, ठीक है, मतलब आप जो है ऑरेंज ले सकते हैं। तो ये इसके जो हैं ऑब्जेक्ट हैं, मतलब एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक ऊप की फंक्शनैलिटी है, इसलिए आपको बहुत सारी जो है इसमें सहूलियत होती है। ऑब्जेक्ट की मदद से आप जो है प्रोग्रामिंग में आप सारा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंसिपल एडेड टू PHP 5। PHP 5 के अंदर ज़्यादा ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अंदर जो है PHP 5 में यूज दैट्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, अब ये क्या करती है कि आपके पास जो है बिल्डिंग द कम्प्लेक्स रीयूजेबल वेब एप्लीकेशंस। मिसाल के तौर पर आपने एक क्लास बना ली, मिसाल के तौर पर आप क्लास एक बनाते हैं, जैसा कि आपके डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। आप ब्लड की एक या किसी एक उसकी एक क्लास बना लें। अब उसके अंदर उसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं आप डिफरेंस डिक्लेयर कर सकते हैं उसके लिहाज से। अब जब आपकी एक बार एक क्लास बन चुकी तो फिर उससे आप क्या है, आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आप चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, बिल्डिंग द कम्प्लेक्स एंड रीयूजेबल, मतलब कि आपने एक बार एक काम जब कर लिया तो अब आप क्या करेंगे, उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये ऊप का इसके अंदर कंसेप्ट है। अच्छा, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट इन PHP, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसलिए हाईलाइट किया गया है कि आपको पता हो कि ऑब्जेक्ट पे सारा काम होता है। यू डिफाइन ए क्लास वंस एंड देन मेक मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग टू इट। आप जो एक बार आपने जो है ऊपर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा चुका हूँ, आपने एक बार क्लास बनानी है एंड देन मेक मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग टू इट, ठीक है। एक बार आपने क्लास बनानी है, फिर आपने जो है देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इससे बिलोंग करता है, आप उसके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो नाउन एज इंस्टेंस ऑफ क्लास। बिल्कुल बात है कि आप जो है ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो उस क्लास के इंस्टेंस पे कहलाते हैं। तो ये सारा ऊप का काम है। अगर आप इसको समझ आपको आ जाए कि आप जो है ऑब्जेक्ट की मदद से क्लासेस को जो है एक्सेस करेंगे, मतलब एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपकी एक क्लास है, ठीक है, और ये आपके जो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं इस क्लास के। तो हर जो ऑब्जेक्ट है उस क्लास का इंस्टेंस भी होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आर आल्सो नाउन एज इंस्टेंस, आपका ऑब्जेक्ट जो है उसको इंस्टेंस के तौर पर भी माना जाता है। तो ये आपका जो है ऊप का इसके अंदर कंसेप्ट है। अच्छा, अब ऊप जो है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, मतलब क्यों हमने PHP के अंदर ऊप को यूज़ किया। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ऊप इज़ अ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट, मतलब फास्टर है, आपने एक क्लास बनाई, उसके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, उस तरीके से आप जो है सारा काम करेंगे। तो ये जो है एक स्ट्रक्चरल
वे में एक सारी चीज़ें होंगी आपके पास। फास्टर है, ज़ाहिर बात आपका कोड उसमें लिखना आपको आसानी से हो जाएगा, तेज़ी हो जाएगी। इजी है, आपको पता है रियल टाइम एग्जांपल में मैंने आपको समझाया क्लास के ज़रिए कि उसमें जो है इजी है सारा कुछ एग्जीक्यूट करना। अच्छा, ऊप्स प्रोवाइड द क्लियर स्ट्रक्चर। आपको पता है कि सबसे पहले एक क्लास होगी, ठीक है, तो एक मतलब स्ट्रक्चर है, पूरा क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये नहीं होता कि आप अब ये क्लास है, उसके बाद ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसके इंस्टेंस हैं, तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे यही बात की गई है, ऊप्स प्रोवाइड अ क्लियर स्ट्रक्चर। आपके पास स्ट्रक्चर जो है क्लियर होता है फॉर द प्रोग्राम्स। अच्छा, ऊप हेल्प्स टू कीप द PHP कोड ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है, एंड मेक्स द कोड ईजियर टू मेंटेन मॉडिफाइड बैक। आप ऊप को क्यों यूज़ करते हैं कि आपको जो रीयूजेबिलिटी है इसके अंदर बहुत इससे बढ़ती है। आपने एक बार क्लास बना ली, आप उसको जो इनहेरिट कर सकते हैं, आप उसको जो है सारा कुछ कर सकते हैं। अब इसके जो मेन 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं उनको सिर्फ आपको नाम बताऊंगा। अगर आपका ऊप की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पता होगा कि सबसे पहले है इनहेरिटेंस। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आपको इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि ऊप इसको हैंडल करती है, पॉलीमॉर्फिज्म। फिर आपके पास डाटा इनकैप्सुलेशन का एक कंसेप्ट है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन। और उसके बाद आपके पास एक इसका कंसेप्ट है डाटा एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो ये इसके ऊप्स के बेसिक 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बेसिकली ऊप की क्लास नहीं है। प्रोजेक्ट्स में सिर्फ ऊप का इंट्रोडक्शन है, वो कि आपने ऊप को कैसे यूज़ करना है, तो आपको इस ऊप का पता होना चाहिए। अच्छा, ऊप्स मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन विद लेस कोड एंड द शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। आपने कुछ टाइम के अंदर ही जो है इसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, कोड्स को बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी इसमें ज़्यादा है, इसलिए आप जो है ऊप को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ बातें हैं ऊप के रिलेटेड, आपको ऊप का पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको इस चीज़ में दे चुका हूँ, ये सारी ऊप है। अगर आप इसका बात करें, ऊप क्या है, आप क्लासेस की और ऑब्जेक्ट की मदद से आपका जो काम है बेसिकली वो क्या कहलाता है, आप उसको कह सकते हैं ये आपके पास जो है ऊप है। अगर आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट की समझ आ जाए तो आप जो है ऊप में आपको मसला नहीं होगा। तो ये बेसिकली ऊप है, क्लास हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर कोडिंग में काम करना होता है। और ये कुछ इसकी बातें थी कि आप ऊप को क्यों इस्तेमाल करेंगे। फास्टर है, इजी है, रीयूजेबल है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ऊप के अंदर आएंगी। अच्छा, अब एक और जो हम प्रोजेक्ट के अंदर अपनी चीज़ जिसको यूज़ करेंगे वो आपकी डेटाबेस है। अच्छा, अब डेटाबेस क्या है, आपने वेबसाइट बना ली, अब आपको कुछ चाहिए कि जिसमें आप अपना डाटा स्टोर कर लें। ए वेबसाइट विद आउट डेटाबेस इज़, आप इसको कह लें कि जैसे कि फ़र्ज़ करो आपके पास एक कंप्यूटर है और उसके अंदर एक हार्ड डिस्क नहीं है जिसके अंदर आप अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकें। तो वेबसाइट की भी अगर आप सेम एग्जांपल लें, एक वेबसाइट है लेकिन उसके अंदर डेटाबेस नहीं है, तो वो सेम एग्जांपल है कि जैसा कि कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क ना हो, क्योंकि वेबसाइट में भी अपना कोई डाटा है जो कहीं पे स्टोर करना है। अब ये आपका ब्राउज़र है, यहाँ पे सारी जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं वो आपकी फ्रंट एंड के अंदर आएंगी, जैसा कि आपकी HTML, CSS, ठीक है, और उसके बाद आप जो भी लिखते हैं सारी चीज़ें वो आपकी इसके अंदर आएंगी। आपका फ्रंट एंड है ये, ठीक है, आप जो आपको ब्राउज़र पे नज़र आता है फ्रंट एंड। जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं थ्रू HTTP, ठीक है, आप फ़र्ज़ करो आपने कोई किसी चीज़ को गेट करने के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजी। अब ये आपका यहाँ से वेब सर्वर शुरू हो गया, ये आपका जो है बैक एंड पार्ट है, ठीक है। अब
बैकएंड मतलब ये आपको नज़र नहीं आता, लेकिन ये आपने जो है यहाँ पे ऐसे काम होता है, ये आपको सिर्फ बताया गया। ये आपका वेब सर्वर है, ठीक है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो आपका बैकएंड है इसके अंदर आपकी क्या कोडिंग यूज़ होगी, इस चीज़ को PHP से आप हैंडल करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हम फॉर्म की बात कर रहे थे तो उसके अंदर हमने जो एक्शन किया था, मेथड जो लिखा, वो सारा आपका जो था वो PHP का कोड था। अब जब सर्वर को रिक्वेस्ट आती है तो फिर क्या होता है, कोई एक चीज़ जो ऑलरेडी, अच्छा डेटाबेस के बारे में पहले मैं आपको कंसेप्ट दे दूँ। डेटाबेस के बारे में यही है, जैसे कि मैं आपको कंप्यूटर की एग्जांपल दे चुका हूँ कि आपने अपना डाटा स्टोर करवाना है तो कहाँ पे करवाएंगे, आप डेटाबेस के अंदर करवाएंगे। जैसे कंप्यूटर हार्ड डिस्क में करवाता है, तो ऐसे वेबसाइट को जगह की ज़रूरत होती है जिसके अंदर आपकी जो डाटा है उसको स्टोर करवाया जाए, तो वो आपके पास क्या है जी, वो है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर आपका जो डाटा है इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होगा। अच्छा, अब जो आपके पास ये डेटाबेस है, इसके अंदर जो आपके पास डाटा होगा, ये रोज़, कॉलम्स और टेबल्स की शक्ल में जो है वो आपके पास होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक आपने डाटा स्टोर करना है स्टूडेंट का, ठीक है, अब स्टूडेंट का आप एक बनाएंगे, स्टूडेंट के नाम से एक होगा टेबल, STUDENT, ये आपका जो एक स्टूडेंट है, ये आपका क्या है जी, एक टेबल है। ये आपका टेबल। अब इसके अंदर डाटा जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि रोज़ और कॉलम की शक्ल में जो है वो आपका स्टोर होता है। ये फ़र्ज़ करो मिसाल के तौर पर आपके पास रोज़ एंड कॉलम है, ये आपके पास एक रो होगी, ये आपके पास दूसरी रो होगी, ये आपके पास मिसाल के तौर तीसरी रो होगी। अब यहाँ पे आप इसको दे लें ID, आपके पास जो है डाटा कैसे स्टोर होगा। स्टूडेंट का नेम मैं सिर्फ एक लेटर लिखता हूँ, स्टूडेंट का फ़र्ज़ करो आप कह लें CNIC, C में यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे आप लिखते हैं स्टूडेंट का स्टेटस लिख लें, मतलब वो जो है कौन सी क्लास में है, या आप इसको क्लास लिख लें, ठीक है, क्लास लिख लें। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक स्टूडेंट का डाटा होगा इस रो के अंदर, ये दूसरे सेकंड स्टूडेंट का, ये थर्ड स्टूडेंट का, इस तरह ये ID जो है 1 by 1 इंक्रीज़ होती रहेंगी। और ये आपकी ID होगी, इसको आप जो है प्राइमरी की भी बना सकते हैं। आपने प्राइमरी की का कंसेप्ट आपको होगा, जो आपके टेबल के अंदर आपकी एक टेबल के अंदर आपकी रो को टेबल में आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करे, ठीक है, वो आपकी जो है प्राइमरी की होगी। और जब आपकी ID को जब आप प्राइमरी की बनाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ID हर बार इंक्रीज़ कर रही है, तो ये आपकी जो है मैच नहीं होगी, ये सारा डिफरेंट रहेगी, तो इसको आप बना सकते हैं। तो ये आपका जो है तो ये आपकी बेसिकली डेटाबेस है। जब आपका डेटाबेस इस डेटाबेस में ऐसे स्टोर होगा, अब आप देख सकते हैं आपका डाटा इस में ऐसे स्टोर होगा। अब यहाँ से क्लाइंट जो है वो सर्च करता है एक डाटा, तो अब डाटा जो रिक्वेस्ट है सर्वर के पास आती है, अब सर्वर जो है आगे फॉरवर्ड करता है डेटाबेस से उसको जो है रिस्पॉन्स बैक के लिए। अब डेटाबेस से वो रिक्वेस्ट जो है आपके पास फिर सर्वर पे आती है, और फिर आपका जो है सर्वर आपको दोबारा ब्राउज़र पे वो शो करता है। ये बेसिकली डेटाबेस का काम है इसके अंदर। तो आपको डेटाबेस का पता होना चाहिए, डेटाबेस क्या है। तो हम डेटाबेस के बारे में कुछ देखते हैं। अच्छा, PHP के अंदर आप जो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे वो आपके पास होगी MySQL डेटाबेस। विद PHP यू कैन कनेक्ट टू एंड मैनिपुलेट द डेटाबेस, ठीक है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। MySQL एक डेटाबेस है, इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम इन द PHP। अच्छा जी, मोस्ट पॉपुलर आपके पास डेटाबेस है, ठीक है।
अमंग जितने भी आपके पास डेटाबेस हैं उसके अंदर माई एसक्यूएल जो है आपके पास एक अच्छी जो है डेटाबेस है जो कि PHP के अंदर आप यूज़ करेंगे। अच्छा, डेटाबेस टेबल के बारे में मैं आपको एग्जांपल वहाँ पे बता चुका हूँ। आपने जो है डेटाबेस एग्जांपल के बारे में आपने देखना है कि आप क्या है। मिसाल के तौर पर द टेबल डाटा इन माई एसक्यूएल डेटाबेस आर स्टोर्ड इन टेबल्स। ठीक है, वो मैं बात आपको कर चुका हूँ कि आपने डेटाबेस जो है टेबल्स में स्टोर करना है। ए टेबल्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, मतलब आपका जो टेबल होगा वो रिलेटेड डाटा के मुताबिक होगा। मतलब एक स्टूडेंट है उसका आगे जो है रिकॉर्ड होगा। एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रो। मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा मैं फिर आपको बता देता हूँ कि आपका जो मिसाल के तौर पर ये एक जो है आपके पास एक टेबल है। टेबल नेम फर्ज करो मैं कहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है डिफरेंट से आपके पास हैं। डेटाबेस आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन कैटेगरी एंड ए कंपनी में हैव द डेटाबेस विद द फॉलोइंग टेबल्स। कंपनी के पास एक फॉलोइंग टेबल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपका एक एम्प्लॉय का आपके पास एक टेबल है। ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ का फर्ज करो एक टेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर वही बात है कि सबसे पहले आपके पास क्या होगा, आईडी होगी, फिर आपके पास होगा एम्प्लॉय नेम, फिर आपके पास होगा एम्प्लॉय का CNIC, एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ। ये आपके पास डिफरेंस हो सकती हैं। तो फिर ये आपके पास एक रो होगी। वही बात हुई कि आपका जो टेबल है क्या है, रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में जो है वो स्टोर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ये एक रो है, ये आपके पास क्या है, एक कॉलम है। ठीक है, ये डिफरेंट कॉलम है आपके पास। यहाँ वही बात, आप आईडी रखेंगे, फिर आपके पास इसका एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का CNIC, एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय की जो है आप लिख सकते हैं, चलें सेल नंबर लिख लें, ठीक है, फ़ोन नंबर लिख लें, F नंबर। तो ये आपके पास एक रो होगी। फिर आपके पास इस तरह ये सेकंड रो होगी, उसके अंदर फिर आईडी होगी, फर्स्ट करो ID 1, अब इसके आगे रिकॉर्ड होगा नेम उसका फ़लाँ, उसकी सैलरी, ये वो सारी चीज़ें। फिर आपके पास इस तरह दूसरी रो होगी, उसके अंदर उसकी ID 2 हो जाएगी, फिर 3। ठीक है, ये ऑटो इंक्रीमेंट भी होता है, इसमें खुद से ID को इंक्रीमेंट हो जाता है, आपको देने की ज़रूरत नहीं होती, आप यहाँ से सिर्फ डाटा ले सकते हैं। तो इसको आप प्राइमरी की बना सकते हैं, मैं आपको पहले बता दूँ। तो ये बेसिकली आपके पास टेबल्स हैं। इन्होंने जैसा कि एम्प्लॉय का टेबल बनाया है, एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकते हैं डेटाबेस में। फिर एक प्रोडक्ट्स का होगा, प्रोडक्ट की साइज़ होगा, प्रोडक्ट लार्ज है, मीडियम है, प्रोजेक्ट का प्राइस होगी, उसकी यूनिट प्राइस होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप प्रोडक्ट्स के बाद। कस्टमर के बारे में आप टेबल बना सकते हैं, कस्टमर की एज क्या है, ये वो कस्टमर की लाइफ क्या है, आप ये सारी चीज़ें उसमें देख सकते हैं। कस्टमर का नेम क्या है, उसका एरिया क्या है। ठीक है, आपने जो अपने सारा उसका डाटा है वैसे स्टोर करना है। जैसे कि आपके प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट किस्म के, इसमें सैलून के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके जिम्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर आप अपने कस्टमर का डाटा है जो ऐसे स्टोर करेंगे। फिर आपके पास कुछ आर्डर्स आते हैं। ठीक है, आर्डर्स की क्या नोयत है, कितने का आर्डर है और कितने उसके अंदर यूनिट्स हैं, किसने आर्डर दिया है, किस टाइम पे दिया है, किस टाइम उसको डिलीवर। तो ये सारी चीज़ें जो है आप आर्डर में लिखेंगे। तो ये आपके पास जो है डेटाबेस के टेबल्स इस तरीके से होते हैं। अच्छा, फिर इस डेटाबेस टेबल्स को हैंडल करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए आपने डाटा को टेबल से गेट करें। उसके लिए आपको क्यूरीज की ज़रूरत होती है। क्यूरी क्या है कि आपने एक डाटा जो है टेबल के अंदर स्टोर कर दिया, अब उस टेबल में से आपने डाटा को रिट्रीव करना है। तो इसके लिए आप क्यूरी लगाएंगे कि सिलेक्ट फ्रॉम, आप टेबल का नेम लिखेंगे और लिखेंगे कि आप उस टेबल से डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो है क्यूरीज होंगी। ए क्यूरी इज़ अ क्वेश्चन आर अ रिक्वेस्ट में भी रिक्वेस्ट हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक टेबल ऑलरेडी जो है, मिसाल के तौर पर आपका ये टेबल बना हुआ है, अब हमने यहाँ से जो है
डाटा को गेट करना है, ठीक है। हम लिखेंगे सेलेक्ट टेबल नेम, लिखेंगे जो भी उसकी वैल्यू है, अगर एक अकेली करनी है तो वो, और फ्रॉम जो है आप लिखेंगे कहाँ से, उस टेबल का नेम लिखेंगे, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय। तो इस किस्म की आप जो है क्यूरीज जो हैं इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली क्यूरीज होती हैं, उसको चीज़ को आपने एक दोबारा एक चीज़ को लेना है आपने उस डाटा के अंदर स्टोर हुई को, तो वो आपकी क्यूरीज होंगे। अच्छा, वी कैन क्यूरी अ डाटा बेस फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्यूरीज को यूज़ कर सकते हैं। एंड हैव ए रिकॉर्ड सेट टर्न, ठीक है, उसका जो है आप रिकॉर्ड जो है उसको सेट कर सकते हैं। क्यूरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, डिफरेंट किस्म की क्यूरीज आपको पढ़ने को मिलेंगी। जैसे कि अगर आपने डेटाबेस में से डाटा इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट इनटू लिखेंगे, अगर आपने वहाँ से डाटा को निकालना है तो आप वहाँ पे सिलेक्ट करके उसके टेबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। अगर आपने अपडेट करना है तो फिर अगर आपने एक पहले से टेबल है ऑलरेडी उसको किसी और से कंपेयर करना है तो फिर उसके लिए और क्यूरी है। अगर आपने अपना डाटा जो है डिलीट करना है, जैसे कि डिफरेंट किस्म की क्यूरीज है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि आपको एक गेट की आपकी क्यूरी हो सकती है, आपने कोई चीज़ गेट करनी है, फर्स्ट वन, ठीक है। और फिर अगर आपने एक चीज़ अपडेट करनी है तो उसके लिए क्यूरी हो सकती है अपडेट। इसकी डिफरेंट क्यूरीज हैं, आपको जो है अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी जो भी है आप लिखना चाहते हैं। तीसरी होगी कि आपके पास डिलीट की हो सकती है, ठीक है। फिर आपके पास जो है इसी तरह डिफरेंस जो हैं आप कर सकते हैं। आप कंपेयर करना है तो आपको कंपेयर की होगी। फिर इसी तरह आपने मतलब इस तरह की आपके पास डिफरेंट किस्म की क्यूरीज हो सकती हैं। तो ये बेसिकली डेटाबेस है, उसके अंदर क्यूरीज हैं, टेबल्स हैं, ऊप का क्या कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्लासेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको बताया। आप यहाँ से एक बार फिर देख लें, फॉर्म्स के बारे में बात हुई थी। फॉर्म्स क्या हैं, मैंने आपको बताया था कि फॉर्म्स होते हैं आपके पास डिफरेंस, ठीक है। फिर आपके पास उसके अंदर आप डाटा इंसर्ट करते हैं। फिर ऊप की बात हुई, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स है, कैसे आपने प्रोग्रामिंग करनी है। फिर आपके डेटाबेस की बात हुई कि डेटाबेस क्या है, आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि एस सर्वर के बाद डेटाबेस होती है जहाँ पे आपने डाटा स्टोर करना होता है। उस डेटाबेस को आपने PHP पेज के साथ लिंक करना होता है। फिर उस डाटा में आप जो डाटा इंसर्ट कर सकते हैं या यूज़र से करवा सकते हैं। जैसे कि ये एक फॉर्म जो मैंने आपको बताया था, इस फॉर्म के ज़रिए आप डाटा को यहाँ से यूज़र से गेट करें और जो अपना डेटाबेस से लिंक करें ताकि अपना ये डाटा आपका डेटाबेस में स्टोर हो। फिर जब आप इसको रिट्रीव करना चाहते हैं फिर आप क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, डेटाबेस क्यूरीज़ का। आपने कोई चीज़ें गेट करनी है तो आपने यहाँ देखें एक चीज़ गेट की क्यूरी लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी। फिर मैंने बताया था डेटाबेस आपको टेबल्स की शक्ल में जो है वो आप लिखते हैं, टेबल्स का नेम और टेबल्स के आईडी, सारी चीज़ें, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है और ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में आसानी से इसको इस्तेमाल करें। अगर इसके रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई भी किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।